प्रदेश की जनता भी और इवन की भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लेकिन ये जो चौंकाने वाला फैसला मोहन यादव को लेकर लिया गया है, ये हम लोगों के गले तो नहीं उतरा। नरेंद्र सिंह तोमर का जहां आप जिक्र कर रहे हो, मैं तो जब उनको स्पीकर बना दिया गया यही बड़ी उपलब्धि मान रहा हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता भी चाहते थे 1.25 साल तक, लोकसभा चुनाव तक शिवराज को रखा जाए। शिवराज का बेसिक कैरेक्टर है, वो ओपनली खिलाफत नहीं कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार बन गई है बीजेपी की और मुख्यमंत्री ने शपथ भी ग्रहण कर ली है। मोहन यादव जो उज्जैन से जीत कर आए थे, उन्हें मुख्यमंत्री का प्रभार सौंपा गया है। आज उन्होंने शपथ ले ली, साथ ही 2 मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ले ली। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मंथन करने के लिए मौजूद हैं 2 वरिष्ठ पत्रकार, राजेश शर्मा जी और कीर्ति राणा जी। हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है, 163 का आंकड़ा जो भाजपा ने पाया है, ये आंकड़ा कहां तक के मुमकिन था। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हर व्यक्ति के मन में ये है कि आखिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया गया। राजा जी, मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, आपका लंबा कैरियर है पत्रकारिता का, राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं आप। पहले सवाल तो ये है कि जो आंकड़ा आया 163 का, क्या किसी को भी इससे सहमति नहीं हो रही है? लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी इतना बड़ा फिगर कैसे ला सकती? नहीं, ये आपका सवाल वाजिब है और प्रदेश की जनता भी और इवन की भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारे लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। इसमें 2-3 तथ्य और 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। नंबर 1 कि ये जो चुनाव था, ये चुनाव दरअसल जैसे जैसे जून जुलाई के बाद दिल्ली दरबार ने इसको चुनाव को हाईजैक कर लिया था और दिल्ली ने अपने रणनीति के तहत चुनाव को लड़ना शुरू कर दिया गया था। एक आपको याद होता हो तो कि जब 12 जुलाई को अमित शाह पहली बार भोपाल आए थे, तब अमित शाह ने इस चुनाव के सभी सूत्र अपने हाथ में ले लिए थे। उस समय उनको समझ में आने लगा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी अनुकूल नहीं है। फिर धीरे से जब मध्य प्रदेश में लाडली बहना का एक जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई योजना को लेकर आए, तो इससे टेम्पो बनने लगा कि अब बीजेपी थोड़ी ग्रो कर रही है। ठीक है, पर मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ये चुनाव जो है दरअसल हिंदुत्व, राम मंदिर की लहर, सनातन और इवन की जो हमास का जो एक साइड इफेक्ट है, वो इस चुनाव में अंडर करंट काम कर रहा था। मेरी नज़रों में लाडली बहना को इतना डिसाइडिव फैक्टर नहीं है जितना डिसाइडिव फैक्टर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये चुनाव हिंदुत्व पे उतर आया था, राम मंदिर की दिशा में चल रहा था और सनातन एक बड़ा अंडर करंट चल रहा था। फिर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 5 राज्यों के चुनाव में केवल MP के मन में मोदी स्लोगन यही दिया गया, न तो छत्तीसगढ़ में दिया गया, न राजस्थान में दिया गया, न मिजोरम में दिया गया। तो जब उन राज्यों में नहीं दिया गया तो इट मीन्स MP के मन में मोदी जिस दिन एंट्री हुई थी उसी दिन शिवराज का एग्जिट हो चुका था। इसमें कोई संदेह मुझे पहले दिन से ही नहीं था, क्योंकि MP के मन में मोदी के एंट्री के साथ शिवराज का इनविजिबल एग्जिट हो चुका था। लेकिन चुनाव में शिवराज को साथ रखा, कैरी किया। मैंने चुनाव को पूरे नज़दीक से कवर किया, सभी मोदी के सभाएं कवर की। किसी भी सभा में नरेंद्र मोदी ने लाडली बहना को एंडोर्स नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के नाम को भी बहुत ज़्यादा एंडोर्स नहीं किया। MP के मन में मोदी इस थ्योरी पर चुनाव लड़ा गया। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, चुनाव लाडली बहना एक उसमें कंटेंट हो सकती है, लेकिन बड़ा श्रेय है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप, हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातन और सेफ्रॉन ब्रिगेड को दिया जाता है। इस चुनाव को संघ ने डोर टू डोर कैंपेन करके इस चुनाव को जिताने में महती भूमिका अदा की, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। कीर्ति जी, आप क्या सोचते हैं? आपका तो बहुत लंबा कैरियर है और आपकी नजर में क्या लगता है, ये जो आंकड़ा आया 163 का, शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर कर देना, सीधे MP के मन में मोदी का स्लोगन लेकर चलना और ये आंकड़ा पाना? देखिए, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई जी, तब ये माना जा रहा था कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। जी हाँ। कमलनाथ जी का आत्मविश्वास, दिग्विजय सिंह जी का आत्मविश्वास और प्रदेश की जनता का मूड ऐसा था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राजा भाई ने जो सारे कारण गिनाए, उसको मैं बहुत संक्षिप्त में बोल देता हूं कि ये चुनाव को संघ की नीतियों से एक तरह से भाजपा हिंदू और कांग्रेस अल्पसंख्यक, इसमें बांट दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मोदी की गारंटी पे भरोसा,
क्योंकि एक जो देश का आम मतदाता कहे या मध्य प्रदेश का आम मतदाता है, वो इस मानसिकता में ढल चुका है कि केंद्र में तो मोदी होना चाहिए। ये 2024 का चुनाव बताएगा कि वो कितना सही है, लेकिन एक मानसिकता हो चुकी कि 2024 में मोदी की सरकार होना चाहिए, मोदी केंद्र में होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बन रही थी, उससे लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान इस बार न तो खुद जीत पाएंगे, और खुद जीत भी गए तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इस चीज को कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के नीति निर्धारकों ने, भाजपा के थिंक टैंक ने, संघ के थिंक टैंक ने भाप लिया, और नतीजा ये हुआ कि अमित शाह और मोदी जी के संभाग स्तर पर जो दौरे हुए, उन्होंने सभा का पूरे मध्य प्रदेश का मूड बदलना चेंज किया। भोपाल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसके बाद में लक्ष्य ये रखा गया कि हर बूथ से 51% वोट बीजेपी को मिलना चाहिए, और उस नीति में भाजपा पूरी तरह से कारगर साबित हुई। फिर जो सारी बातें गिनाई गई, अल्पसंख्यक वर्सेस सनातन, हमास, मोदी की गारंटी, चेहरा देखा, आप देखें तो मध्य प्रदेश में इस बार सीएम फेस पर चुनाव नहीं लड़ा गया, चेहरा मोदी का था। जितने मोदी की सभाओं में कटआउट लगे, जितने होर्डिंग्स लगे, उसमें मोदी प्रधान थे। भोपाल में जब मोदी आए तो पहले जो कटआउट सारे लगे थे, बैनर लगे थे, उसमें सिर्फ मोदी का चेहरा था। लेकिन फिर लगा कि ये गलत हो जाएगा, तो रातों रात सारे होर्डिंग्स चेंज किए गए, उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी चेहरा शामिल किया गया। लगा तो यह था कि शायद मोदी की गारंटी पर ही चुनाव होगा पूरा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं का 40% वोट भाजपा को मिला था, इस बार वो बढ़कर 42% के करीब पहुंचा। उसमें लाडली बहन योजना से प्रभावित और उत्साहित होने वाली, लाभान्वित होने वाली 1.25 करोड़ से अधिक महिला मतदाता थी। आप देखें कि एक परिवार में यदि 3 या 4 महिलाएं हैं और वो इस योजना के लाभार्थी हैं, तो एक परिवार को 4 से 6,00,000 रुपया महीना घर बैठे मिल रहा था। ऐसे में कौन महिला मतदाता नहीं चाहेगी कि ये योजना का लाभ मिलता रहे। जब मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायकों के 166 विधायकों की बैठक हुई और सर्वानुमति से मोहन यादव के नाम पे सहमति बनी, तो प्रदेश की महिला मतदाताओं को ये लगने लगा कि अब लाडली बहना योजना चालू होगी या नहीं। हमने कल ही देखा जिस तरह से फूट फूट कर महिलाएं शिवराज सिंह के गले लगकर रो रही थी, भैया हमने तो आपको जी टिप्पणी ये चाह रहा था मैं आपसे, जैसे आपने कहा कि पूरे चुनाव के अंदर मोदी का चेहरा आगे रखा गया। निश्चित रूप से आज बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हैं, उनके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है बीजेपी के पास। शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर किया नहीं भी किया, चुनाव में साथ रखा, लेकिन उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उनको एक मुख्यमंत्री रहते मिलना चाहिए थी। आपको क्या लगता है ये अब जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, ऐसी सूरत में क्या बीजेपी में कुछ उथल पुथल हो सकती है? देखिए, ना सिर्फ शिवराज सिंह चौहान, बल्कि मेरा तो कहना यह है कि कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा, नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा, प्रहलाद पटेल बड़ा चेहरा, वीडी शर्मा को भी बड़ा चेहरा मान सकते हैं, लेकिन बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी ये तो विश्वास भाजपा वालों को भी नहीं था। लेकिन ये जो बाकी 3 चेहरे हैं, इनमें माना जा रहा था कि इनमें से किसी को मौका दिया जाएगा, ना इनको मौका मिला। आपने ठीक है नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना दिया, जैसा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को बनाया, लेकिन वो नरेंद्र सिंह तोमर के कद से छोटा है, कद से छोटा है वो। अब रही बात कि प्रहलाद पटेल का क्या होगा, कैलाश विजयवर्गीय का क्या होगा, तो अभी मध्य प्रदेश में बात करें तो एक पद बचा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का। अब वो कैलाश जी को बनाते हैं या प्रहलाद पटेल को बनाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने में माहिर हैं। ये तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन में देखा हमने। यदि इनमें से नहीं बनाया किसी को तो इस तो का जवाब ये भी हो सकता है कि 6-8 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव आने हैं, हो सकता है कि उसमें इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बना दिया जाए, क्योंकि वर्तमान जो सांसद है शंकर ललवानी, जो देश में सर्वाधिक मतों से जीते, लेकिन उतने प्रभावी सांसद सबकी नजर में नहीं हो पाए, तो जाहिर है कि कैलाश विजयवर्गीय को बना दे, या उनको प्रहलाद पटेल को वापस केंद्रीय मंत्रिमंडल में दायित्व दे दिया जाए। और जहां तक शिवराज सिंह को नेग्लेक्ट करने का सवाल है, अनदेखा करने का सवाल है, तो वो तो मोदी जब
शिवराज सिंह 18 साल सत्ता में रहे और जब जब भी मोदी आए तो मोदी जितने टेढ़े टेढ़े उनसे होके चले, उसी वक्त लग गया था कि ये मोदी शिवराज को पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी थी उनकी, क्योंकि वो ऐसे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जो देश का हार्ट कहा जाता है और जनता से जुड़ा हुआ और आई कैचर लीडर है, और संवेदना उसके साथ में है, समर्पण पार्टी के प्रति उसके साथ में है, और लोगों की नजर में वो मास लीडर है। जी हाँ। मोहन यादव मास लीडर नहीं है जी। मोहन यादव को मैं ही नहीं, राजा भाई भी और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उज्जैन से वो रहे 3 बार विधायक। आज ही मैंने लिखा था कि पहले चुनाव में उनकी संपत्ति 17 करोड़ थी, जो तीसरे चुनाव में आते आते 42 करोड़ हो गई। ठीक है, उनके पास में। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्या देखते हैं? जैसे कीर्ति जी ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय का क्या होगा, प्रहलाद पटेल का क्या होगा, नरेंद्र सिंह तोमर को तो बैठा दिया स्पीकर बनाकर। स्पीकर एक ऐसी पोस्ट होती है कि यहाँ से रिटायरमेंट का रास्ता नजर आता है, उसमें एक अपने यहाँ के उदाहरण सुमित्रा ताई है ही। नहीं, देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर का जहां आप जिक्र कर रहे हो, मैं तो जब उनको स्पीकर बना दिया गया यही बड़ी उपलब्धि मान रहा हूँ। जिस तरीके से उनका वीडियो चुनाव के दौरान आए और जिस तरीके से उस पर मतलब उनका एलिगेशंस लगे, आरोप लगे, कितनी सच्चाई वो तो जांच एजेंसियां जाने। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद जो कि सुचिता और गुड गवर्नेंस के थ्योरी पे काम करते हैं, और विपक्ष के कई नेताओं को ईडी और सीबीआई इसलिए कटघरे में खड़ा कर देती है कि उन पर कुछ एलिगेशंस होते हैं। तो ये जो ऑन रिकॉर्ड टेलीविज़न वीडियोस पे दिखाया जा रहा था कि इस प्रकार से डिमांड हो रही है, पैसे का लेन देन की बात चल रही है, जैसा कथित आरोप, अपन आरोपों पर बात कर रहे हैं, तो इन आरोपों की घंटी तो उनके कान में भी गूंजी सुनाई दी होगी कि समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो वहाँ से हटना का रास्ता तो चलिए ठीक है, सभी विधायकों को चुनाव लड़ाया तो इसलिए विधायकों के साथ लोकसभा से इस्तीफा लेना था तो ले लिया, लेकिन यहाँ बना के भी एक लाज रख लिया, आप ये समझिए। उनको साइडलाइन भी किया जा सकता था। एक रेस्पेक्टिव पोजीशन नरेंद्र सिंह तोमर का, नरेंद्र मोदी ने एक मित्रता का भाव निभा के उनको एक पोजीशन देके कांग्रेस को ये जवाब दे दिया कि नहीं, अभी विपक्ष को ये जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे लिए अभी भी गुड लिस्ट में है ये व्यक्ति। एक बात। फिर आपने पूछा कि कैलाश विजयवर्गीय का या प्रहलाद पटेल का क्या होना चाहिए, तो मैंने कल ही एक टॉक शो में कहा, जैसे कीर्ति दादा ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है, हम केवल एज्यूम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्टैंड हो गए हैं, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि मंत्री तो बनने से रहे, और यदि मंत्री बनते हैं तो जो 10 साल पहले छोड़ के गए थे जिस पोजीशन पे, उसी पे आएंगे, और उससे जूनियर व्यक्ति के सामने बैठना पड़ेगा, क्योंकि मोहन यादव उनका जूनियर है। और राजनीति में खुद की कद और खुद की पद की इज्जत तो खुद के हाथ में होती है। बनना, यदि आदेश हो गया बनना है तो फिर बनना ही पड़ेगा। लेकिन हायरार्की वाइज उनकी संगठन की क्षमता को देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष का पोस्ट अभी खाली होगी। तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जो कि लोकसभा में 29 सीट जीतना है, अब सच मानिए शिवराज उतनी मेहनत तो नहीं करेंगे जितनी चेयर पे रहते हुए कर रहे थे। ठीक है, और करेंगे तो इतना डेडिकेशन तो उनका देखने को नहीं मिलेगा, आपको ये भी समझ लीजिएगा बात, क्योंकि राजनीति चेयर पे रहते हैं जब अलग होती है, चेयर पे उतरने के बाद अलग हो जाती है। तो कैलाश विजयवर्गीय संभावित है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नीति निर्णय तो बीजेपी को लेना है। प्रहलाद पटेल को मुझे लगता है बीजेपी अपने संगठन में कहीं अकोमोडेट कर सकती है। दोनों की अपनी क्षमताएं हैं, दोनों की क्षमताओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और रही सही बात, आपने पूछा शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान कोई कच्ची गोलियां तो उसने भी नहीं खेली है, उतना लंबा कैरियर है उनका। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं तो देश की राजनीति में कहीं ना कहीं एडजस्ट तो किए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन शिवराज भी मंत्री तो बनने से रहे, जैसे बाबूलाल गौर बन गए थे वैसे शिवराज तो बनने से रहे। तो मेरी नज़रों में कैलाश विजयवर्गीय भी नहीं बनना चाहेंगे, शिवराज सिंह चौहान भी नहीं बनेंगे, और प्रहलाद पटेल भी नहीं बनेंगे। तो इनकी पोजीशन को कहीं ना कहीं एकोमोडेट किया जाएगा, और नए मंत्रिमंडल में अधिकांश चेहरे नए होंगे, रिपीट नहीं होंगे जो लंबे समय तक बने रहे हैं। दिल्ली दरबार ऐसा फैसला ले सकती है। कीर्ति जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नए चेहरे आएंगे, सारी चीजों को चेंज कर दिया, और बीजेपी के निर्णय ऐसे होते हैं, और जब वहाँ हाईकमान से जो निर्णय आते हैं उसके बारे में आम कार्यकर्ता बीजेपी का भी नहीं सोच पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और होगा क्या। और यदि ये मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान भी कोई पद नहीं लेंगे, कैलाश विजयवर्गीय कोई पद नहीं लेंगे, प्रहलाद पटेल भी कोई पद नहीं लेंगे, तो ऐसी सूरत में क्या ये मध्य प्रदेश की एकदम नई सरकार नहीं होगी, युवाओं की सरकार नहीं होगी, युवा मुख्यमंत्री या नए मुख्यमंत्री और नया मंत्रिमंडल? देखिए, अभी जो विधायक जीते हैं बीजेपी के,
उसमें गोपाल भार्गव जैसे जो लगातार 9 बार जीते। दूर के जाए हम इंदौर की बात करें, मालिनी गौड़, प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले रमेश मेंदोला, ना करते भी 5वीं बार चुनाव जीत गए महेंद्र हार्डिया, इधर सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट जो उपचुनाव के बाद में फिर जीते। चेहरे बहुत हैं, अनुभव में भी मोहन यादव पे भारी है, कद में भी भारी है, पद में भी भारी है, उम्र में भी भारी है, अनुभव में भी भारी है। लेकिन ये जो चौंकाने वाला फैसला मोहन यादव को लेकर लिया गया है, ये हम लोगों के गले तो नहीं उतरा। और हम लोगों के ये, मेरी तो उज्जैन में भी बात हुई, मैं उज्जैन में रहा हूँ, उज्जैन के आम लोगों के गले में भी नहीं उतरा। इसलिए नहीं उतरा कि मोहन यादव को किन परिस्थितियों में संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया, ये मोहन यादव जानते हैं। सही, बेहतर। ऐसे में मोहन यादव को सीएम बना दिया। निकल कर आ रही थी कि वो चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं और कितनी मेहनत वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं, संघ के कार्यकर्ताओं को करना पड़ी है, ये मोहन यादव से बेहतर कोई नहीं जानता। मोहन यादव का एक पक्ष ये, दूसरा पक्ष ये कि मोहन यादव उज्जैन का चेहरा कैसा है, उनका कार्य व्यवहार कैसा है, पहलवान हैं, विनम्र हैं, पढ़े लिखे हैं, इससे ज्यादा उनकी उपलब्धियां बाकी पर्दे के पीछे के कामों में है। उसको हम यह गिनाना नहीं चाहते क्योंकि वो सब सुनी सुनाई बातें हैं, हम नहीं उसको गिनाना चाहते। सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है। तो मुख्यमंत्री के रूप में वो प्रदेश का नेतृत्व कैसा कर पाएंगे, इसे देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं। निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाकर बिहार और यूपी में यादव पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की है। मोहन यादव का ससुराल यूपी में है, उनकी पत्नी सीमा वहीं से है, तो उसको साधने में मोहन यादव कितने कारगर होंगे। लेकिन यदि वो शिवराज जितनी बड़ी लाइन खींचना तो ठीक है, छोटी लाइन भी खींच पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव या उसके बाद में भाजपा नेतृत्व को प्रदेश में नेतृत्व चेंज करने की स्थिति बने। जी, आप क्या सोचते हैं राजीव जी? मैंने तो आज ही लिखा है कि मोहन यादव को एक एक उनकी कार्यप्रणाली को, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान राजनीति के सचिन तेंदुलकर हैं और सचिन तेंदुलकर के पोजीशन पे मोहन यादव को लाके खड़ा किया है, तो उनके एक एक क्रियाकलापों को लोग शिवराज से कंपेयर करेंगे, ध्यान रखिए आप। क्योंकि 20 साल की शिवराज, हम आज कोई बच्चा यदि पैदा होके 20 साल तक हुआ तो उसने शिवराज का ही नाम सुना है, तो मतलब मतदान करने तक के बाद तक उसने शिवराज का ही नाम सुना है। तो 20 साल का कैरियर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में दिया है अपना, और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे, पर्याय बन चुके थे मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में मोहन यादव को, चलिए आप और मैं तो पास में रहते हैं तो जानते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी नहीं जानते होंगे कि कितने 230 में से कितने विधायकों के अलावा छोड़ दो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनको जानते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारे देश की राजनीति में जाति बड़ी योग्यता है। आप कितने योग्य हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कौन सी जाति को बिलोंग करते हो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके जाति के कितने नंबर ऑफ हेड देश में हैं, प्रदेश में हैं, आपके शहर में हैं, ये मैटर करता है। हमारे देश की पॉलिटिक्स में कास्ट इक्वेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। आप कितने एलिजिबल हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने बुद्धिमान हो, कोई मैटर नहीं करता। आप एक्स जाति के हो और एक्स जाति का वोट बैंक ज़्यादा है, तो उस वोट बैंक के आधार पर आपका चयन किया जा सकता है। और पिछले कुछ सालों में तो हम देख रहे हैं कि ओबीसी, ट्राइबल, यही ट्रेंड पे देश चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है। मैसेज भी ये दिया जा रहा है कि हमने ट्राइबल को एक्स बनाया या ओबीसी को वाई बनाया, ये संदेश देने के लिए किया जा रहा है। रही सही कसर राहुल गांधी ने पूरी कर दी, ओबीसी का राग अलापा इस चुनाव के अंदर। तो देखिए 20 साल मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री रहा है, तो कोई जरूरी नहीं था कि ओबीसी से ओबीसी को रिप्लेस किया जाए, कोई जरूरी नहीं था। अन्य कास्ट से रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा फैक्टर चुनावी दौर के अंदर भाषणबाजी में आने लगा। तो एक उसका दूसरा पक्ष ये है कि मैं आज एक डाटा स्टडी कर रहा था, मध्य प्रदेश के मतदान में 54% मतदान ओबीसी का है कास्ट वाइज। तो ये जब दिल्ली दरबार के लोग इक्वेशन पे बात करते हैं तो 54% मतदान को आप ये मान के चलिए कि इस एंगल से कास्ट इक्वेशन के हिसाब से किया है। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए कि जब कास्ट इक्वेशन से बात करोगे तो देना ही पड़ेगा आपको, नंबर 1। नंबर 2, मोहन यादव, जैसा दादा ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए
के लिए एक यादव ये जब मध्य प्रदेश में ही इनकी पकड़ नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कैसे कर सकते हैं, और क्या सोचते हैं इतने कि वहां पर क्या नेताओं की कमी है? नहीं, मेरा तो सवाल इसके आगे है हर्षद भाई। मेरा सवाल है कि मोदी जी खुद ओबीसी है, जी हाँ। मोदी जी खुद ओबीसी है, तो अपने आप में जब ओबीसी है ही तो फिर आपको अन्य ओबीसीयों का राग अलापने से कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कह सकते हैं मैं देश का सबसे बड़ा पंत प्रधान हूँ। नहीं, ये बात जो चलाई जा रही है कि मोहन यादव का इस्तेमाल हम बिहार और उत्तर प्रदेश में आई करेंगे, डोंट थिंक सो। मतलब जब वहां पर इनकी इक्वेशन हो सकती योगी है, आदित्यनाथ इतने पावरफुल हैं बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल। तो वहां पर उनको कोई हराना इतना बहुत आसान बड़ी बात काम है, नहीं, इंपॉर्टेंट बात तो इंपॉर्टेंट बात। सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल। ये एक रूमर है, ये मान लिया जाए इसको। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर उठकर ये खड़ा हो गया है जब शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि मैं कुछ मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा। जब वो कुछ मांगने ही नहीं जाएंगे, राजा भाई आपने बताया अभी कि कुछ ना कुछ एडजस्ट करेगी पार्टी उनको, जब वो मांगने ही नहीं जाएंगे तो क्या ये इनडायरेक्टली खिलाफत नहीं पार्टी की? क्या इनडायरेक्टली उन नेताओं को जवाब नहीं है कि जो पद बांट रहे हैं या सीएम बना रहे हैं या मंत्रिमंडल का गठन करने वाले हैं, ये उनके लिए एक इनडायरेक्ट नहीं, आपका बहुत बड़ा सवाल वाजिब प्रश्न है और मैं इस प्रश्न का जवाब इस रूप में देता हूं कि जैसे ही चुनाव के परिणाम आए 3 तारीख को, सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का पहला कमेंट ये था कि लाडली बहनाओं के कारण ये चुनाव जीता गया है। जब एमपी के मन में मोदी को जिस तरीके से चैलेंज शिवराज ने किया, उसके बाद आप देखिए 3 तारीख को परिणाम आने के बाद 4 और 5 तारीख को छिंदवाड़ा और श्योपुर जिस जिस जिलों में वो गए, वहाँ संदेश उन्होंने दिया कि ये चुनाव का मैंडेट मेरे चेहरे पे मिला है, मेरी इस योजना पे मिला है। तो अदृश्य रूप से तो आप मान के चलिए शिवराज चैलेंज उसी दिन से करने लगे थे कि ये मेरी लोकप्रियता, मेरी लाडली बहना के कारण ये जीत मिली है। पर चूंकि शिवराज की इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी को चैलेंज कर दे, तो वो अघोषित रूप से अपने कमेंट जारी कर रहे थे और फिर उनकी जो पीआर टीम है, चाहे सरकारी पीआर टीम हो या पत्रकारों की पीआर टीम हो, उस बात को प्रचारित भी करने लगे थे कि पूरा चुनाव लाडली बहना के माध्यम से जीता गया है। तो जब ये संदेश दिल्ली जा रहा था, तो और फिर वहां पे दिल्ली में ये संदेश और क्लियर हो गया कि शिवराज सिंह चौहान एक खिलाफत कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि एमपी के मन में मोदी आने के बाद लाडली बहना को जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, तो शिवराज अपने वट पे कायम थे। अब आपने पूछा कि क्या कोई खिलाफत कर सकते हैं? शिवराज का बेसिक कैरेक्टर है, वो ओपनली खिलाफत नहीं कर सकते। जैसे वसुंधरा ने इनको आंखें दिखाई, वैसे शिवराज का ये नेचर नहीं है। और शिवराज को, चलिए बताइए आप, शिवराज को 20 साल तक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रखा है, तो कोई सामान्य बात है क्या? इसी पार्टी ने तो रखा है। और मेरा इसके आगे का सवाल है, शिवराज को मध्य प्रदेश की जनता 2018 में खारिज कर चुकी है। 2018 के जनता चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज को घर बिठा दिया था। जिस महाराज के खिलाफ चुनाव लड़े थे, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, उस शिवराज को घर बिठा चुकी थी। तो चूंकि कोविड आ गया था, तो फिर मेरी भाषा में छल कपट जोड़ तोड़ प्रपंच की सरकार बनी। प्रपंच की सरकार में कोविड महत्वपूर्ण तथ्य था, इसलिए प्रधानमंत्री ने कोविड के मद्देनजर शिवराज को फिर बागडोर संभाली। अदरवाइज उस समय मुख्यमंत्री बदला जा सकता था, उसकी प्रबल संभावनाएं थी। पर जब बना दिया गया था तो फिर बदलने का प्रयास नहीं किया। फिर उन्होंने तय कर लिया कि चुनाव तक कैरी ऑन करो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं करेंगे। चेहरा अनाउंस नहीं किया, साथ लेकर चले लेकिन नाम नहीं लिया, साथ लेकर चले लेकिन लाडली बहना का प्रचार नहीं किया, और आखिरकार परिणाम आने के बाद एमपी के मन में मोदी के सर पे ताज चढ़ा दिया गया। दीदी आपकी विशेष टिप्पणी। देखिए, शिवराज का भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न आप हमारे बीच में भी है। यही और शिवराज के भविष्य का जहाँ तक सवाल है, तो जैसा उन्होंने आज ही अपने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग कह रहे हैं कि खत्म कर दिया आपको और अब तो आपका कोई भविष्य नहीं है। तो बोले, मैं तो ये कहता हूं कि भाई 20 साल मेरे को इसी पार्टी ने तो 18-20 साल मेरे को सीएम बना के रखा, तो अब मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। आपने देखा कि चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद वो छिंदवाड़ा रवाना हो गए। छिंदवाड़ा की सीट प्रदेश भाजपा के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए नाक की बात बनी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें तो जीत ली उन्होंने, 29वीं सीट नहीं जीत पाए। और आप संयोग देखिए कि छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा सीटों पे कांग्रेस जीती है। तो शिवराज ने तत्काल ये बयान दिया छिंदवाड़ा में कि मैं प्रधानमंत्री जी को 29 कमल की माला पहनाऊंगा, यानी एक समर्पण भी है उनका। और ये भी बताया कि साहब मैं आपसे अलग नहीं हूं और मुझे बने रहने दीजिए। लेकिन नहीं बने रहने, प्रदेश की जनता ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी चाहते थे कि कम से कम 8-15 महीने, 1.25 साल तक, लोकसभा चुनाव तक शिवराज को रखा जाए। पिछड़ा ही आपको बनाना था तो मोहन यादव से बढ़िया तो वही थे शिवराज सिंह। लेकिन क्या होता है कि भाजपा में अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द जो है मोदी जी के लिए कहा जा सकता है। मैं और मेरे आगे कोई नहीं,
शिवराज को यदि वो बना के रखते फिर से 1.25 साल के लिए, तो शिवराज 5वीं बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, और वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का 4 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ देते। तो मोदी कभी नहीं चाहते हैं और ना भविष्य में चाहेंगे कि उनसे ऊंचे कद का कोई आदमी उनकी पार्टी में उनको चुनौती दे। शिवराज को निश्चित रूप से संगठन में जवाबदारी देना तय माना जा रहा है, लेकिन ये भाजपा है, राज्यपाल के पद रिक्त होंगे तो हो सकता है कि थावरचंद गहलोत को जैसे वहां बिठा दिया, ऐसे शिवराज के लिए कोई जगह निकाल ली जाए। शिवराज एक बड़े स्टार कैंपेनर हैं और इसका उपयोग लोकसभा में बतौर मुझे लग रहा है संगठन में किया जाएगा, क्योंकि संगठन के लिहाज से आप देखिए तो शिवराज में वो क्षमता है जो, क्योंकि उसकी फेस की तो वैल्यू है, मास, जैसा दादा ने कहा मास लीडर तो है वो, और वो जो अन्य राज्यों के अंदर उसकी अपीलिंग जो है उसका इम्पोर्टेंस है। तो वो यदि देखिए, पहला तो मुझे चॉइस लग रहा है लोकसभा लड़ा के उनको मंत्री बना लिया जाएगा, पहला चॉइस तो मुझे ये लग रहा है। इसकी संभावना मुझे ज़्यादा प्रबल लग रही है, क्योंकि वो चाहे जी तो उम्र के तो, और एग्रो पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया शिवराज ने, और पहले भी बात जब भी चलती थी कि कृषि मंत्री के नाम पर ही चलती थी, हाँ 24% रेट से, तो माना जाता है कि लोकसभा लड़ा के ऊपर दिल्ली ले जाया जा सकता है। लेकिन शिवराज अगले 8-10 साल के पॉलिटिक्स करियर में कोई पीछे झांक के देखने वालों में से नहीं, ध्यान रखिएगा आप। शिवराज एक मतलब शार्प शूटर पॉलिटिशियन है, उनको समझना बहुत आसान नहीं है। शिवराज की ढाई चाल जो है ना, वो समझने वाले ही समझ सकते हैं, बहुत आसान नहीं है, ध्यान रखिए आप। मेरा अंतिम सवाल आपसे, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, अब आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के हमेशा से ये रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ये कहाँ तक के सही आरोप हो सकते हैं? क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी होती है? कई सारे वीडियोज ऐसे आ रहे हैं सामने जिसमें बताया जा रहा है कि ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी की जा सकती है, इनको क्या क्या माना जाए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईवीएम से तो खूब चुनाव हो गए, यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती तो तेलंगाना और मिजोरम का परिणाम हमारे सामने है, वहां भी फिर बीजेपी आना थी। लेकिन यदि कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या थी, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लेती है? जवाब दे विपक्ष को। लेकिन केंद्र सरकार बैलेट पेपर के चुनाव की मांग को हमेशा खारिज करती रही है। इससे विपक्ष का ये संदेह मजबूत होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि आजकल जब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, आईटी का जमाना है, एआई का जमाना है, ड्रोन से सारी चीजें संचालित हो सकती है। तो राजा भाई, मुझे नहीं लगता कि ये ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जैसी आरोपों को नकारा जा सकता है। इसका सही जवाब यही हो सकता है केंद्र की तरफ से कि एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख ले, विपक्ष को भी जवाब मिल जाएगा और केंद्र भी दूध का दूध पानी का पानी साफ स्वच्छ हो जाएगी। रजत जी, आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्योंकि जब भी ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि जब भी कांग्रेस हारती है तो ईवीएम का रोना रोने लग जाती है, और जिस तरह के सोशल मीडिया पर अभी वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह के लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हाँ वाकई ईवीएम में कुछ हो सकता है। देखिए, धूल चेहरे पे है तो आईना साफ करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो पहले चेहरे की धूल को साफ कीजिए। ठीक है, आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हो, किसी के पास कोई बेस तो है नहीं, आरोप लगाया जा सकता है। जब एक बार इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों से आकर कहा था कि ये ईवीएम रखी, चलिए इसको हैक करके बताइए और इसको आप स्टेब्लिश कीजिए कि कैसे ये मैनिपुलेशन हो सकता है, खासतौर से जब आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा आरोप लगाती थी, वो भी उस बात को प्रूव नहीं कर पाए। संभावनाओं से इनकार किसी भी पार्ट में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एआई के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, आपका मेल और व्हाट्सएप हैक हो ही जाता है। लेकिन क्या यहाँ हुआ है, प्रश्न ये है। पॉसिबिलिटी पे कोई इनकार नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, संभावित होती ही होगी। और दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका में आज भी बैलेट से चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। तकनीकी रूप से संभावना तो होती ही होगी, हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं तो कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन जैसे कृति भाई ने कहा कि यदि बैलेट पे चुनाव कराए तो दिक्कत क्या है, तो अपने आप जवाब मिल जाता है। लेकिन बीजेपी की थ्योरी है कि जो भी पार्टी किसी भी विषय पे आरोप लगाती है तो उसको फिर वो क्रॉस करती है, फिर उसको मतलब उसके होने नहीं देती है। उनकी थ्योरी है कि हम इनके प्रेशर में आके कोई काम करना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे वो महिला पहलवान बैठी थी उन मंत्री के खिलाफ, 3 महीने तक महिला पहलवान बैठी रही
कोई कार्रवाई हुई क्या? आज तक सांसद पद से कोई कार्रवाई? इनकी थ्योरी है कि जो प्रेशर बनाया जाएगा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये अपनी मर्जी से ले ले तो अलग बात है, प्रेशर बना के नहीं लेते हैं। कई बार क्या होता है, देखिए हम जब इन नेताओं के नाम चलाते हैं ना कि ये मुख्यमंत्री बन सकता है, तो उसको झूठा साबित करने के लिए अन्य नाम को बना देते हैं। ये गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो है तो उसको झूठा साबित करने के लिए अन्य नाम को बना देता है कि आपने जो सोचा है वैसा तो हम करेंगे ही नहीं। तीनों राज्यों में यही हुआ। जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो हम कर 5, 7, 10 नाम हाँ। तो ये इनका जो सरप्राइज एलिमेंट कई बार भारी पड़ता है, भारी पड़ रहा है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मोहन यादव एक विधायक है, अच्छी बात है, 3 बार के विधायक है, लेकिन मोहन यादव के अलावा इतने बड़े बड़े अच्छे विकल्प आपके पास थे, आपने क्यों नहीं कंसिडर किया? और उसी कास्ट पे जाना था तो और भी संभावनाएं थी, लेकिन चॉइस आपकी, इक्वेशन आपकी। हमारा काम है उसको उस नजरिए से देखना जिस नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो ईवीएम इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उसको सर्टिफाइड भी नहीं कर रहे हैं कि हैक होती है क्या। बैलेट से करा के देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। नहीं कराना तो आप तो मालिक हो देश के, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति जी आपका हमारे स्टूडियो में आए और हमारे खास कार्यक्रम मंथन का हिस्सा बने। आपने अपने विचार रखे, अपना पक्ष भी रखा, किस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है और कौन मुख्यमंत्री हो सकता था, इस पर भाजपा को मंथन करना चाहिए था। ये जल्दबाजी का लिया हुआ निर्णय नजर आता है। ऐसा नहीं लगता कि शिवराज के मुकाबले मोहन यादव कारगर साबित होंगे। ये आने वाला वक्त और समय बताते जाएगा धीरे धीरे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या क्या कर पाते हैं, लाडली बहना को आगे चला पाते हैं, लाडली लक्ष्मी को आगे चला पाते हैं और प्रदेश को क्या आगे चला पाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।